डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के तहत हम बात करेंगे भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद से जो प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ भारत सरकार द्वारा घोषित की गई, उनमें उनके क्या उद्देश्य थे और उनकी क्या विशेषताएं थी। 1991 के बाद से जो आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तदनंतर इसमें एज एंड व्हेन आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किए जाते रहे हैं और लगभग पिछले 28-30 सालों में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में सरकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति में क्या कुछ विशेष प्रावधान किए हुए हैं। क्योंकि 91 की औद्योगिक नीति एक तरह से भारत के स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास का एक डिवाइडिंग पॉलिसी है, एक बहुत मील का पत्थर साबित होने वाली नीति रही है। और उसका परिणाम है कि आज देश औद्योगिक विकास के मामले में बहुत अग्रणी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति के बाद औद्योगिक विकास को तेज करने में मदद मिली है। उसकी एक विविधता देखने को मिली है और उसके साथ साथ देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भागीदारी बहुत अधिक बढ़ी है। रोजगार के अवसरों की बात करें तो रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर सृजित हुए हैं। तो वर्तमान में जिस हम औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, उस औद्योगिक नीति में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी बात आज करनी है। क्योंकि सरकार ने जो 1991 में औद्योगिक नीति घोषित करी थी, उसका प्रमुख उद्देश्य था देश को औद्योगिक रूप से विकसित बनाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना और इसके साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना। इस नीति के अंतर्गत उद्योगों की शक्ति और परिपक्वता की पहचान की गई और उसे उच्च गति के विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रेरित किया गया। इन कदमों में व्यापार व्यवस्थाओं के व्यापक उपयोग तथा विदेशी निवेशकर्ताओं और तकनीकी के आपूर्तिकर्ता के साथ गतिशील संबंध बनाने के जरिए घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस नीति में कहा गया कि जो औद्योगिक लाइसेंस लेने से संबंधित कई तरह के जो नियंत्रण थे, उन नियंत्रणों को समाप्त किया गया और ये कहा गया कि भविष्य में जैसे भी उद्योग जगत की मांग होगी, उसके अनुसार नीति में परिवर्तन किए जाएंगे। और इसी के तहत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित अधिकांश उद्योग अब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए और सरकार ने अधिकांश उद्योगों, सिर्फ 5 उद्योगों को छोड़ करके सभी के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी है। वर्तमान में अल्कोहल युक्त
पेय पदार्थों के निर्माण, तंबाकू और उससे बने उत्पादों के निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस के साथ साथ डिटोनेटिंग, फ्यूजिंग, बारूद और विस्फोटक रसायन, और उसके अलावा जो दूसरे कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी अब किसी के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता नहीं रही। सरकार प्रयास कर रही है निरंतर कि लाइसेंस राज की समाप्ति हो और उद्योगों के लिए एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने, ताकि निवेशक स्वच्छंद होकर के देश के औद्योगिक विकास में अपना योगदान कर सकें, रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकें। इस तरह से इस नीति के बाद ये तय किया गया कि जो उद्योग अनिवार्य लाइसेंस की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें औद्योगिक सहायता सचिवालय SIA के पास औद्योगिक उद्यम ज्ञापन जमा करना होगा। लघु उद्योग क्षेत्र में खास उत्पादन के लिए उत्पादों के आरक्षण के क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म करने के साथ ही आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने और शुल्क दरों में कमी करने की भी शुरुआत की गई। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों से संबंधित जो अधिनियम 2006 पारित किया गया था, उसको भी लागू किया गया, और इसमें जो लघु उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपये रखी गई थी, इस सीमा को सुनिश्चित किया गया ताकि देश में औद्योगिक विकास आसान किया जा सके। इसके साथ ही सरकार के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना भी अभी एक मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है, और इसके लिए जो आरक्षित वस्तुओं की संख्या है, उस संख्या को ध्यान में रखते हुए, और यूँ कहें कि औद्योगिक विकास के लिए छोटे उद्योगों को बचाने के लिए, क्योंकि बड़े उद्योगों के सामने छोटे उद्योग बहुत मुश्किल से टिक पाते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार उनके लिए कुछ वस्तुएं आरक्षित कर देती है कि ये वस्तुएं केवल और केवल सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग क्षेत्र ही निर्मित करेगा। तो ऐसी नीति बना करके सरकार ने लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया, और उसके तहत आरक्षित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि की गई। साथ ही लाइसेंस प्राप्त करने की शर्तों में भी उदारता लाई गई, क्योंकि ये शर्तें उन औद्योगिक उपक्रमों पर लागू नहीं होती हैं जो 100% निर्यात करते हों। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए लघु उद्योगों के संरक्षण और औद्योगिक क्षेत्र की आम प्रतिस्पर्धा के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। घरेलू उद्योग के उदारीकरण की नीति को जारी रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या भी कम कर दी गई। इस तरह से ये कहा जाए कि सरकार के लिए वर्तमान में मात्र 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। अब पहले की तरह उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या नहीं है जिनमें निवेश या जो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित हो, या जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र का ही प्रभुत्व रहे। अब केवल 2 उद्योग हैं या 2 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेल यातायात। और अभी रेल यातायात की जहाँ तक बात है, तो सरकार ने इस क्षेत्र को भी अब निजी क्षेत्र के लिए धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है, और देश में रेल यातायात को बढ़ावा देने, देश में इस रेल यात्रा को सुगम बनाने
अधिक से अधिक लोगों की पहुंच तक बनाने के लिए, इसका व्यापक जाल फैलाने हेतु सरकार ने इसे निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का अब प्रभुत्व एक वित्त जमाने की बात हो गई है। अब सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व किसी भी बहुत अधिक क्षेत्रों में नहीं है। जहाँ तक MRTP एक्ट की बात है तो MRTP एक्ट मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक ऐसा कानून था जिसके तहत फर्मों की संपत्तियां एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर उन्हें सरकारी अनुमति के पश्चात ही कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन नई औद्योगिक नीति में MRTP एक्ट से संबंधित अड़चनों को दूर कर दिया गया और उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए MRTP एक्ट में उन फर्मों के लिए परिसंपत्ति की जो उच्च सीमा थी उसको भी हटा करके लागू किया गया। इस तरह से नई औद्योगिक नीति से पूर्व जहां भारत में विदेशी निवेश से संबंधित जो नीति थी, उस नीति में विदेशी तकनीक को लाने की भी अनुमति अनिवार्य थी। भारत में इस तरह को औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने के तहत सरकार ने इस सरकारी हस्तक्षेप और अनुमति प्रक्रिया को और अधिक आसान बना दिया। अब विदेशी निवेश के साथ विदेशी तकनीकी के नियमों में ढील दी गई और उनमें संशोधन किया गया ताकि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित किया जा सके। इस तरह से कहने का तात्पर्य नई उद्योग नीति में उच्च तकनीकी एवं उच्च निवेश से संबद्ध प्राथमिकता वाले उद्योगों की एक सूची बनाई गई जिसमें 51% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वतः अनुमति देने का प्रावधान किया गया। यानी अब सरकार से अनुमति लेने के लिए किसी तरह के इंतजार की आवश्यकता नहीं रही। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में उद्योगों की स्थापना से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक थी, लेकिन अब यह अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और यह अनुमति गैर लाइसेंस क्षेत्र के उद्योगों पर ही लागू रहेगी। इस तरह से नई औद्योगिक नीति में परिवर्तनीयता की शर्त को भी हटा दिया गया ताकि इस औद्योगिक विकास को और अधिक सुगम बनाया जा सके। क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदनों पर तत्काल अमल करने, विदेशी निवेशकों को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, परिचालन संबंधी समस्याओं तथा निवेशकों की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क करने हेतु वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में एक अधिकरण विदेशी निवेश कार्यान्वयन अधिकरण की स्थापना कर दी गई ताकि विदेशों से जो निवेश प्राप्त हो रहा है उसका तत्काल उसको सैंक्शन दी जा सके, उनको अनावश्यक विलंब ना करना पड़े, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सके और साथ ही निवेशकों को और अन्य तरह की कोई समस्या है उन समस्याओं का भी निराकरण किया जा सके। इसके लिए सरकार ने इस प्राधिकरण की स्थापना की। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने 1991 के बाद औद्योगिक नीति में देश के औद्योगिक वातावरण और निवेशकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए अनेक परिवर्तन लगातार किए हैं
और उसी का परिणाम है कि हम बड़े पैमाने पर विदेशों से निवेश को आमंत्रित करने में सफल हुए हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पहली बार 1997 में गाइडलाइंस जारी करी थी। इन गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि अमुक अमुक क्षेत्र हैं वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहेंगे और उन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें अनावश्यक विलंब ना करना पड़े, इसके लिए सरकार ने एक अलग से अधिकरण बनाया, एक प्राधिकरण बनाया और इन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में जैसे मोटे रूप से आधारिक संरचना, देश में आधारभूत ढांचे का विकास जिसमें सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों को तरजीह दी गई। इसके साथ साथ उन क्षेत्रों को तरजीह दी गई जिनसे अधिक से अधिक संख्या में या अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात संभव हो, क्योंकि देश के निर्यातों से देश को विदेशी आय या विदेशों से आय प्राप्त होती है और उसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में किया जाता है। इसलिए उद्योगों के विकास में इस बात को ध्यान में रखा गया कि ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता मिले जो निर्यात आधारित हो या जिनका मुख्य उद्देश्य निर्यात करना हो। साथ ही देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन हो। तो ये भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया गया कि उच्च रोजगार के अवसर जिन क्षेत्रों में सृजित हो सकें उनको तरजीह दी जाए। साथ ही इस नीति में यह भी कहा गया, बाद में जो संशोधन किए गए उसमें, कि जो सामाजिक लाभ या सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित या समाज से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लाने में भी सरकार मदद करेगी, उनमें निवेश को प्रोत्साहन देगी ताकि देश का औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। देश में पूंजी के साथ साथ विदेशी प्रौद्योगिकी लाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि प्रौद्योगिकी के आने से न केवल हमारे यहाँ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है बल्कि स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है और उससे हमारे यहाँ का जो घरेलू तकनीकी और विदेशी तकनीक में सुधार आता है और उसका फ़ायदा औद्योगिक विकास में मिलता है, देश के आर्थिक विकास में मिलता है। इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि 1991 के बाद की जो औद्योगिक नीति भारत में अपनाई गई उसमें अनेक तरह के परिवर्तन समय समय पर किए गए और उन परिवर्तनों का असर है कि आज देश औद्योगिक विकास के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़ा है। जब हम पिछले 30 सालों का यानी 1991 के बाद की औद्योगिक नीति एवं उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि उद्योगों के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। इसके क्या प्रभाव हुए हैं ये हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार की वर्तमान की औद्योगिक नीति है वह बहुत ही इंडस्ट्री फ्रेंडली है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है और उसका प्रभाव औद्योगिक विकास, विशेष रूप से संतुलित औद्योगिक विकास के रूप में और विकास की या औद्योगिक विकास की विविधता के रूप में देखने को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।